अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासिमी और हमारे साथ है आज औरंगाबाद लोकसभा से नौ मुंतखब एमपी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब। इम्तियाज़ जलील साहब हिंदुस्तान के वो एमपी हैं जिन पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी और उन्होंने कई तरह से तारीख़ रकम की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो 1927 में कायम हुई थी और अब तक सिर्फ उसके एक एमपी आ रहे थे, 2019 में 2 एमपी हो गए हैं और उसकी वजह बने इम्तियाज़ जलील। इसी तरह महाराष्ट्र से पिछले 15 साल से कोई मुसलमान एमपी नहीं हो रहा, तो वहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब एमपी मुंतखब हुए। और ख़ुद औरंगाबाद लोकसभा सीट जो शिवसेना का गढ़ था, पूरी तारीख़ में सिर्फ एक मरतबा बहुत पहले एक मुसलमान को वहाँ से जीत मिली थी, दोबारा इन्होंने तारीख़ रकम की है। तो कई एतबार से आप काबिल मुबारकबाद हैं इम्तियाज़ जलील साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शम्स भाई। बिल्कुल सही है कि 40 साल पहले औरंगाबाद से एक मुस्लिम एमपी चुनकर आया था, तो औरंगाबाद की आवाम को 40 साल से इस दिन का इंतज़ार था। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है कि एक ऐसे काम को अंजाम दिया। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि लोग वोटों से इलेक्शन जीतते हैं, मैं दुआओं से इलेक्शन जीता हूँ। आपने सही कहा, अगर दुआओं से आप इलेक्शन जीतते हैं। आप वो एमपी हैं जिन पर सिर्फ औरंगाबाद के आवाम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी। मुसलमान, दलित के जो नौजवान तबका है, जो ज़ईफ़ तबका है, सब लोग आपके लिए दुआएं कर रहे थे, आपकी जीत चाह रहे थे। तो आप जीत गए हैं, कामयाब हो गए हैं, तो आप उनको क्या तोहफ़ा देंगे, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, वो जीत ही मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, क्योंकि एक बेसब्री से जो इंतज़ार था मुसलमानों को, दलित समाज को, और एक नाउमीदी सी जो छा गई थी कौम के अंदर कि नहीं भाई आ नहीं सकता है, और जो सो कॉल्ड सेकुलर जमातें हैं उन्होंने हमारे जहन इस तरह से बना दिए थे कि साहब आपको टिकट देके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप चुन के आते नहीं है, मुसलमानों को कोई दूसरा वोट देता नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा फ़ख्र है, बड़ी खुशी है इस बात की कि एक ऐसे दौर में जहाँ पर पूरे मुल्क में मोदी की लहर चल रही थी, वहाँ पर शिवसेना के गढ़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी चुनकर आना, ये औरंगाबाद शहर की आवाम को मैं सलाम करता हूँ। और उस आवाम के अंदर कोई एक जात, एक धर्म या एक मज़हब के लोग नहीं है। औरंगाबाद का चाहे वो हिंदू समाज हो, मराठा हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, मुसलमान हो, ओबीसीज़ हो, हर एक ने एक बदलाव के लिए वोट दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कैंडिडेट की जात क्या है, ये धर्म क्या है। मैं पिछले 5 साल से औरंगाबाद से एमएलए हूँ, तो मैं समझता हूँ ये मेरी जीत मेरे उस काम का सर्टिफिकेट है जो मैं एज एन एमएलए किया हूँ। क्योंकि 2014 में जब हम चुनकर आए थे तो लोगों को डराया जाता था कि अब देखो ये एमआईएम का एमएलए आ गया है, अब शहर का ऐसा होगा, यहाँ फसाद होगा या दंगे होंगे। लेकिन हमने जो काम किया है, लोगों ने उसका सर्टिफिकेट के तौर के ऊपर मुझे वोट दिए और कामयाब बनाए हैं। अब उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब ये मेरी तो उन्होंने अपना काम कर दिया है, आप जीत गए हैं, तो पहली फुर्सत में अब औरंगाबाद के आवाम के लिए बतौर एमपी क्या करेंगे जिससे उनको लगे कि हमने अपना वोट सही आदमी को दिया है, सही नुमाइंदा चुना है? देखिए, औरंगाबाद का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब इलाका हो, अमीर बस्तियां हो, हर एक का मेरे 28 दिन का जो चुनावी प्रचार था, उस प्रचार के दौरान मैं गांव में गया हूं, शहर में रहा हूं, जहां पर भी गया हूं, लोग बस एक ही बात कहते थे कि इम्तियाज़ भाई हम वोट दे देंगे, हमारा पानी का मसला हल कर दीजिएगा। जिस शहर में आपको 8-8, 9-9 दिन के बाद पानी आता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। और ये सेल्फ क्रिएट किया किसने है? तो शिवसेना और भाजपा ने, जो पिछले 30 सालों से औरंगाबाद महानगर पालिका के ऊपर काबिज है। क्यों किया है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा के एमपी है, उनकी एक प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी को औरंगाबाद में लादना चाहते हैं और औरंगाबाद शहर का पूरा पानी का ठेका ये प्राइवेट कंपनी को देना चाहते हैं। मैंने जैसे ही एमएलए बना, मैंने इसका विरोध किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो विरोध का नतीजा है कि 2019 तक आया और लोगों को ये बात समझ में आई कि ये पानी का एक कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, पानी को बेचने का धंधा ये कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक किस तरह से एक ये बनाया जा सकता है, तो उस तरह की एक स्कीम तैयार की गई थी और अकेले मजलिस थी जिसने इसका विरोध किया। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये बिल्कुल सही है, ये लोगों को पानी के नाम के ऊपर परेशान किया जा रहा है ताकि लोग ये कहे कि कोई भी स्कीम लेके आओ, हमको पानी दो।
अब मैं खासदार बन गया हूँ, मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों की प्यास बुझाए, जो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं उनको किस तरह से जल्द से जल्द उनके लिए पानी के कोई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जाए। दूसरा ये है कि औरंगाबाद में अभी एयरलाइंस कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा मसला है। मैं आज सुबह ही सिविल एविएशन के जॉइंट सेक्रेटरी उषा पाधी जो IAS ऑफिसर है उनसे मिला, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप पुरी साहब उनके पास गया, उनके साथ काफ़ी देर तक हमने चर्चा की। मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि औरंगाबाद का डेवलपमेंट होना, मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आपने एयरपोर्ट बना दिए है और वहाँ पर अगर सिर्फ 1 या 2 ही फ़्लाइट्स रन कर रही है, आज लोगों के पास पैसा बहुत है, अगर हमको इंडस्ट्रीज़ लाना है तो लोग कहेंगे कि हम आए कैसा आपके पास औरंगाबाद को, हम ट्रेन से आए, रोड से आए, लोगों के पास वक्त नहीं है। तो हम एयरलाइंस कनेक्टिविटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेरा पर्सनल ये है, क्योंकि अगर एयरलाइंस कनेक्टिविटी होंगी तो हम नई इंडस्ट्रीज़ को लाने की बात करेंगे, हम टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात करेंगे, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये जो इनिशियल चीज़ें हैं वो प्राथमिकता है। इम्तियाज़ भाई, इस इलेक्शन में आपका महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी से इत्तेहाद यानी दलितों के साथ आपका अलायंस था और वो अलायंस कामयाब भी रहा, आप जीत कर पहुँचे उनकी वजह से। लेकिन ये हिंदुस्तान भर में, बिहार में वो अलायंस काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश में अलायंस काम नहीं किया, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में अलायंस कैसे काम किया, क्या वजह रही? देखिए, हमने लोगों के बीच गए और लोगों को ये बात समझाई कि क्या मुसलमानों का काम सिर्फ इतना रह गया है 70 सालों के अंदर कि ए मुसलमानों उठो, वोट डाल के आओ, और आपके वोट के ऊपर सत्ता में कोई और जाकर बैठेगा। दलितों, तुम्हारी ज़िंदगी ही झोपड़पट्टियों के लिए है, तुम गरीबी की ही ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारा कोई आदमी ना खासदार बनेगा, ना MP बनेगा, ना सांसद बनेगा, ना MLA बनेगा, तुम्हारा काम से वोट देने का है। हमने वो सोच लोगों की बदली है। हमने कहा है कि हम 70 सालों से ऐरे गैरों को दे रही है वोट और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, एक बार चलिए, हम हारने के लिए ही सही लेकिन हम वोट देंगे इस आदमी को, हम हारेंगे भी तो, क्योंकि हम लोग ने इतने सालों तक किसको वोट दिया है? हमने सेना को तो दिया नहीं, हमने भाजपा को तो दिया नहीं, हमने किसको दिया? तो कांग्रेस को दिया, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस को दिया। पिछले 20 सालों से लगातार शिवसेना जीत कर आ रही है औरंगाबाद से, 20 सालों से MP शिवसेना का है। क्या वजह है कि आप मुसलमानों के वोट ले रहे हैं, आप हार रहे हैं। अब हमने लोगों को ये कहा कि 20 साल से आपका वोट तो दे रहे हैं ना आप, और हार रहे हैं, हाँ? एक बार हमको दीजिए, ये ताकत हम में है कि हम सेना को वहाँ पर पस्त कर सके। तो लोगों को बात समझ में आई। और ये बड़ी बात है नाजरीन के, एक ये कहा जाता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में कि वो मुसलमानों की वो मुतशद्दिद पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद दलितों का अलायंस उनके साथ कामयाब रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अलायंस कामयाब नहीं हुआ, बिहार में कामयाब नहीं हुआ। तो जो कहा जाता है ऐसा नहीं है। इम्तियाज़ भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में बहुत मजबूत हो गई है, 2 MLA उनके, अब तो एक और तीसरा आप तो जीत MP बन गए हैं। इसके अलावा जो औरंगाबाद में खुद जो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है उसमें आप लोग दूसरे नंबर पर हैं। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब नहीं हो पा रही है, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ कहा जाता है कि गुजरात बन जाएगा, ये कश्मीर बन जाएगा, तो जो लोग माहौल क्रिएट करते हैं उसमें कामयाब हो जा रहा है। महाराष्ट्र में आप खुद कामयाब हुए, जो आपके दुश्मन थे, आपके मुखालफिन थे, वो कामयाब नहीं हो पाए, तो ऐसा क्या है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि MIM का एक खौफ बताया जाता है, लोगों को डर पैदा किया जाता है कि देखिए MIM आ गई तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा करके। और ये किसकी चाल है? तो वही पार्टियों की जो ये समझते हैं कि मुसलमानों की वोट हमारी जागीर है। तो एक मुसलमानों के अंदर एक खौफ तैयार किया जाता है कि देखो, अगर तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो भाजपा आ जाएगी, अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो सेना आ जाएगी, अगर NCP को वोट नहीं दिए तो सेना का डर दिखाया जाता है, कांग्रेस का डर दिखाया जाता है। और उसी तरह से हिंदू कम्युनिटी के अंदर हिंदू ऑडियंसेस को ये डर दिखाया जाता है कि तुम अगर भाजपा को नहीं दिए तो MIM आ जाएगी, और MIM आ जाएंगी तो दंगे होंगे। सेना वाले वही काम करते हैं कि देखिए MIM आ गई तो दंगे होंगे करके। हमने साहब पिछले 5 सालों के अंदर ये हमने अगर कोई काम किया है, हमने लोगों को ये बताया है कि इम्तियाज़ जलील मुसलमान है, लेकिन इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है, अपने मुल्क के ऊपर फ़ख्र है मुझे। मेरे मज़हब का डेवलपमेंट से क्या लेना देना?
आपकी जात, आपकी धर्म आपकी है, आप पैदा हुए हिंदू घराने में, मैं मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुआ हूँ। आपकी पार्टी के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमान शामिल है, ये धर्म की सियासत कर रही है, जैसे एक छवि बनाया गया, तो औरंगाबाद के लोगों का इस पर कुछ असर नहीं पड़ा? देखिए 2014 के अंदर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं जो जीता था एमएलए का इलेक्शन, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान वोटों के ऊपर जीता था। तब दलित हमारे साथ में नहीं था। जो मेरे करीब के दोस्त लोग थे, नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, जो मुझे जानते थे कि ये आदमी बहुत सेक्युलर है, तो उन्होंने मेरा साथ दिए। लेकिन 2019 इन 4.5 सालों के अंदर ऐसा क्या कारनामा हुआ कि एक एमएलए को औरंगाबाद की पूरी आवाम मिलके एमपी बनाती है। तो लोगों को ये बात समझ में आई। जब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ एमपी के, तो सेना वाले हिंदू बस्तियों में जा रहे और लोगों को डरा रहे थे कि देखो अगर तुम हमको नहीं दिए तो वो खान आ जाएगा, अगर वो आ गया तो फिर ऐसा होगा, हमारी माँ बहनों का ये करेंगे। तो लोगों ने उनको उल्टा जवाब दिए। वो 4 साल से 4.5 साल से एमएलए है, कोई एक घटना बताओ, कोई एक उसका ऐसी बात बताओ कि जो उसने हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोला हो या हिंदुओं के अगेंस्ट में कोई काम किया हो, कोई एक बात बताओ करके। इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो लोगों को भी ये समझ में आने लगा कि इलेक्शन जब भी आया, जात धर्म मज़हब निकालो, डर पैदा करो, इसके डर पैदा करो, तो ये सब चीज़ें चलती थी। वो चीज़ों के अंदर हमने क्लैरिटी लेके आए। और मुझे खुशी है कि औरंगाबाद का जो यंगस्टर है, और ख़ास तौर से हिंदू यंगस्टर्स जो है, लड़के और लड़कियां कॉलेज जाने वाली, वो मुझे इतना सपोर्ट किए कि आज वो मेरे से मिलने के लिए आते हैं अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप कांग्रेस के, माँ बाप कोई सेना के साथ जुड़ा हुआ, माँ बाप कोई भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बच्चों ने कहा कि आपको देना है आप दो, आपको जिसको देना है दो, लेकिन आप हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मत करो। हमने पिछले 20-25 सालों से औरंगाबाद को अपनी आंखों के सामने ख़राब होता हुआ देखे है। हम वोट देंगे तो इम्तियाज़ जलील को देंगे करके, और आज वो मेरे से मिलने के लिए आते हैं। तो बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की। ये तो सच है, पूरे मुल्क की उम्मीदें आपसे हैं। अच्छा, आपकी कैंपेनिंग में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत मेहनत की, मुसलसल वहाँ रहे। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने भी बहुत मेहनत की। अब जीत का ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? देखिए, हम इलेक्शन असद अवैसी साहब के बगैर हम जीत ही नहीं सकते हैं। उनका एक जो करिश्मा है और उनके लिए जो औरंगाबाद की आवाम की जो मोहब्बत है, मैं समझता हूँ, और मैं असद साहब को हैदराबाद में भी अपने भाषणों में कहता हूँ कि आपको लगता होगा कि आपको चाहने वाले हैदराबाद में है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ ज़्यादा हैदराबाद से चाहने वाले आपको औरंगाबाद में मिलेंगे। तो असद भाई ने 4 दिन मेरे लिए निकाला, धूप में, तपती धूप में वो पदयात्रा करे। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने पूरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि कुछ भी हो, आपको वोट देना है तो इम्तियाज़ जलील को देना है। वो ख़ुद आए मेरे कैंपेनिंग के अंदर, बड़ी सभा ली। तो यकीनन ये लोगों का, और सबसे अहम बात ये है कि औरंगाबाद की आवाम, जिनका मैं ज़िंदगी भर भी एहसान अगर चुकाना चाहूँ तो चुका नहीं पाऊँगा, जिन्होंने मेरे लिए इतनी शिद्दत से मेहनत की कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम 28 दिनों का इलेक्शन लड़े, और उन 28 दिनों के अंदर मुझे याद नहीं है, मैं और मेरे साथी जितने भी लोग थे, कि हम एक भी दिन 28 दिन के अंदर ऐसा नहीं था कि जब हम 4 घंटे से ज़्यादा सोए हैं। 28 दिन से याद है कि आपको आपकी पार्टी टिकट नहीं देना चाह रहे थे, बहुत कोशिश भी कर रहे थे। एक मरतबा भी खबर आई कि अगर MIM से टिकट नहीं मिलता है तो दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या वजह थी? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा। क्या है, ऐसे माहौल के अंदर अखबार वालों को बड़ा मज़ा आता है कुछ चुमटियाँ लेना, अखबार वालों को सनसनीखेज़। मैं भी पत्रकारिता में रहा हूँ तो मुझे भी मालूम है कि लोगों को ख़बरें बनाने में कितना मज़ा आता था। उसमें मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। उसमें ये हकीकत है कि हमको, बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि औरंगाबाद से सीट निकलना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था, और इतने कम समय के अंदर इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, 19 लाख वोटर्स, 6 तालुका, तकरीबन 900 के करीब गांव, क्या हम एक महीने के अंदर 28 दिन के अंदर कर पाएंगे? मुश्किल। तो अगर किसी आदमी ने अगर ये डिसीजन लिया कि हाँ मैं लड़ूंगा, तो ये लोग समझेंगे या तो ये बेवकूफ़ आदमी है, ये पागल हो गया है, दिमाग से सटक गया है, या ये कोई मैनेज हो गया है। जैसा कांग्रेस वालों ने, जैसे ही मेरा कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन, तो कांग्रेस ने पूरे शहर में ढिंडोरा पीटते करी कि एडजस्ट हो गया, मैनेज हो गया, पैसा ले लिया, इससे खा लिया, बीजेपी से खा लिया, सेना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और मैंने अपने लोगों से कहा था कि ये फिजूल की बकवास के ऊपर ना रिएक्शन देना, इंशाल्लाह इसका जवाब जो है वो 23 मई के दिन जब नतीजे आएंगे, तो इंशाल्लाह 23 मई के दिन है तो हम इनके मुंह के ऊपर सिर्फ जवाब नहीं देंगे,
तमाचा रसीद करके देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की आवाम ने एक ऐसा तमाचा रसीद करके दिया उन लोगों को, और उसके अंदर बहुत सारे मुसलमान लीडर्स भी है जिनकी दुकानें बंद हो रही है, जिनके धंधे बंद हो रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसा बंदा है, हम इतने सालों से है तो कॉरपोरेटर नहीं बन पा रहे हैं, ये आ रहा है एमएलए बन गया, दूसरे टर्म में आया 28 दिन पहले बोल रहा है कि एमपी बनूंगा और एमपी बन गया। और आपका नतीजा भी बड़ा दिलचस्प रहा, ऊपर नीचे हो रहा खेरे साहब के साथ। जी, आखिरी का 1 घंटे के अंदर एक राउंड के अंदर उनकी लीड ऊपर हो गई थी। और रमज़ान का महीना था, असर का वक्त था, और असर से मगरिब के दौरान अगर रमज़ान की हालत के अंदर, रोज़े की हालत में अगर लोग दुआएं करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है, मैंने उस दिन है तो अपनी आँखों से देखा जब हज़ारों की तादाद के अंदर नौजवान लड़के पोलिंग बूथ के ऊपर, काउंटिंग सेंटर के ऊपर मौजूद थे। और जैसे ही मेरी लीड कम हुई और सेना ऊपर चले गई तो मैंने उन नौजवानों की तड़प देखा जो गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, ज़मीन के ऊपर सिजदा करते हुए। तो अल्लाह, मुझे यकीन था कि मतलब रमज़ान में इतने सारे रोज़ादारों को मायूस नहीं करेगा। इम्तियाज़ साहब, महाराष्ट्र का इलेक्शन करीब आ रहा है, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन मेरे ख्याल में जो पहला इलेक्शन होगा महाराष्ट्र का ही होगा। आपकी पार्टी महाराष्ट्र में बहुत मजबूत भी है, तो क्या पॉलिसी होगी आपकी पार्टी की, मजलिस की? देखिए, हमारी कल ही मीटिंग हुई है असद अवैसी साहब के घर के ऊपर, जहाँ पे प्रकाश अंबेडकर साहब भी आए थे, और काफ़ी देर तक हमारी चर्चा हुई है। ये एक औरंगाबाद मॉडल तैयार हो गया है, और औरंगाबाद मॉडल को हम दूसरी जगह के ऊपर रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। हम तो लोगों से यही कहते थे कि लोकसभा के अंदर तो हम एक सिर्फ ट्रायल ले रहे हैं, सीट निकलेगी निकलेगी, नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी, हम असेंबली हमारा टारगेट रहेगा करके। तो सीट निकल गई तो लोगों का एक यकीन और पुख्ता हो गया कि यार ये भी मुमकिन हो सकता है करके। और वो पार्टियाँ जो अभी तक ये समझती थी कि नहीं हो ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकते, एक प्लेटफॉर्म पे कब आना, इन्होंने कब साथ में देना एक दूसरे के, तो लोगों को यकीन हो गया है। तो देखिए अब आप इंशाल्लाह असेंबली कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किसी के साथ अलायंस करेंगे आप लोग? हमारा तो अलायंस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ ही रहेगा। अलग से अलायंस रहेगा बक़िया कांग्रेस एनसीपी के साथ आप लोग मिलने वाले? कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है साहब, कांग्रेस की दुविधा ये है कि मुसलमानों वोट दो हमको, तुम्हारा लीडर मत तैयार करो, हमको असद अवैसी मत दो लेकिन मुसलमानों के वोट दे डालो, हमको इम्तियाज़ जलील मत दो लेकिन हमारे को मुसलमानों के वोट दे दो। तो ये जो इनकी सोच है कि हमको वंचित बहुजन आघाड़ी चलती है लेकिन एमआईएम नहीं चलती है, एमआईएम यानी कि मुसलमानों के वोट चलते हैं लेकिन अवैसी नहीं चलते। अच्छा, हम ज़रा बिहार ले चलते हैं आपको। आपके 3 उम्मीदवार खड़े थे और अख्तरुल इमान साहब के बारे में बड़ी उम्मीद थी कि किशनगंज की सीट भी निकल जाएगी, बल्कि औरंगाबाद से ज़्यादा वहाँ के बारे में लोगों को उम्मीद थी, लेकिन इत्तेफाक से नहीं हो पाया। तो बिहार के बारे में अब मजलिस की पॉलिसी क्या होगी? असेंबली इलेक्शन में आप लोग लड़ेंगे, वहाँ रहेंगे, या मायूस होकर के उसको छोड़ देंगे कि वहाँ मुमकिन नहीं है वहाँ के लोगों को समझाना? नहीं साहब, देखिए इलेक्शन में जीत और हार होते रहती है। आज किशनगंज जैसी जगह के ऊपर जहाँ पर असद अवैसी साहब ख़ुद हैदराबाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इम्तियाज़ जलील ख़ुद औरंगाबाद में इलेक्शन लड़ रहा, वहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब इतनी शिद्दत के साथ वहाँ पे मेहनत किए, नतीजा ये हुआ कि 3 लाख वोट हासिल करना बहुत बड़ा ये होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 3 लाख वोटर्स आपके पीछे खड़े हुए हैं। और ये जो वोटर्स है उन्होंने सोच समझ करके दिया है, वो नहीं कि घर से गए तो हाथ पे बटन दबाना है, उन्होंने सोच करके दिया कि किसको देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे कैसी कैसी साजिशें रची गई थी, कैसे कोशिश हो रही थी कि मजलिस ने नहीं आना करके, तो वहाँ पे लोगों को भी समझ में आएगा। उसमें एक हारे है, इंशाल्लाह उठेंगे, खड़े रहेंगे, फिर दौड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार गिर गए हैं तो ख़त्म हो गए है करके, अब और ताकत के साथ खड़े रहेंगे, पूरी ताकत और लगाएंगे। वहाँ पे जो लोग 3 लाख लोग आपके ऊपर यकीन जताए हैं, उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि साहब आपको तो हमने वोट दिए थे, आप हार गए तो हमारे पास से गायब होके चले गए हैं करके। इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान साहब मजलिस पूरी ताकत के साथ वहाँ पे रहेगी, काम करेगी, लोगों के मसले मसाइल उठाएगी। और सिर्फ बिहार की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने कहा था आपके कि पहला जो उनका रद्द-ए-अमल था रिज़ल्ट आने के बाद कि हम पूरे मुल्क में जाएंगे और जो वोट पोलराइजेशन का जो एक खौफ दिलाया जाता था वो अब ख़त्म हो गया है। तो क्या वाकई आप लोग जाएंगे, जो रियासतें वहाँ या जिन रियासतों में आप काम कर रहे हैं वहीं तक महदूद रहेंगे? हम नहीं जाएंगे। हमारे लिए तो मसला ये है कि मैं अब यहाँ पे दिल्ली के इसमें जहाँ पे आके रुका हुआ हूँ, हर रोज़ मेरे पास अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, हर रोज़ कि साहब हमारे स्टेट्स में आइए ना। कल वेस्ट बंगाल से लोग आए थे, बिहार से लोग आए थे,
कर्नाटक के लोग आए थे कि साहब आप हमको MIM वहाँ पे लाना है, वहाँ पे स्टार्ट करना है, वहाँ के लिए है तो आप आइए, हम प्रोग्राम लेना है करके। तो लोगों के अंदर खुद एक यकीन पैदा हो रहा है कि भाई ये एक पार्टी है जिसको मीडिया ने तो एक अलग छवि बनाकर रखी थी, जिसको भाजपा वाले और सेना वाले तो एकदम कट्टरवाद की करते थे। लेकिन फिर औरंगाबाद में ऐसा क्या हुआ कि इम्तियाज़ जलील जैसे MIM के कैंडिडेट को हिंदुओं ने भी वोट किया, दलितों ने भी वोट किया, मुसलमानों ने भी वोट किया, तो उनको ये समझ में आया कि भाई कुछ ना कुछ हमको गलत बातें हैं तो हमारे कान में डाली गई है, पहुंचाई जा रही थी उसके अंदर। इम्तियाज़ जलील भाई, आखिरी बात बता दीजिए कि आप लोग जीत कर आ गए हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की और मुल्क के मौजूदा माहौल में मुसलमानों में बहुत ज़्यादा खौफ और दहशत का माहौल है। 5 साल में रहा, अभी फिर जगह बजगह लिंचिंग हो रही है, नौजवानों में बहुत मायूसी छा रही है। इस मायूसी को आप कैसे ख़त्म करेंगे? ये कौम वो है जो ऐसी घटनाओं के ऊपर ठीक है अफसोस होता है उसके, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये डरने वाली और घबराने वाली कौम है करके उसमें हम लड़ेंगे। और ये बात सही है कि आज ही मोदी साहब का पार्लियामेंट के अंदर पहली स्पीच हुई, उन्होंने शाहबानों को याद किया, बड़ी याद आ गई शाहबानों की, लेकिन तबरेज़ की याद नहीं आई। तबरेज़ तो अभी पिछले हफ्ते की बात है, इसके अभी की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि साहब एक मरतबा अपने मुंह से बोल दीजिएगा उसमें। आप खामोश रहते हैं तो जो लोग ये कर रहे हैं हरकतें, उन्हें ऐसा लगता है कि हमको भाजपा ने और मोदी साहब ने हरी झंडी दिखा दी है कि तुम ये करते रहो, मैं खामोश रहूँगा करके। तो आपको शाहबानों की याद आ रही है, लेकिन तबरेज़ की याद नहीं आ रही है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर बोल देते थे कि हम इस तरह की घटना, मॉब लिंचिंग की घटनाओं को ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें जो लोग ये करने की सोच रहे हैं वो भी सोचे होते कि नहीं हमारे को किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी। आपकी खामोशी ऐसे लोगों को और हिम्मत दे रही है इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी घटनाओं से पूरी कौम को डराएंगे, घबराएंगे। इसके अंदर आप करिए। इम्तियाज़ जलील साहब, आप जीत कर पहुँच चुके हैं पार्लियामेंट में, पूरे मुल्क को इंतज़ार है कि पार्लियामेंट में इम्तियाज़ जलील क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, किस तरह बोलेंगे, लबो लहजा क्या होगा। वैसी साहब पर तो पूरा हिंदुस्तान फ़िदा है। अब आपका इंतज़ार है कि उनके जो दूसरे MP हैं वो क्या करते हैं। सर मेरा लबो लहजा अगर देखना है तो यूट्यूब के अंदर मेरे बहुत सारे असेंबली के, महाराष्ट्र के असेंबली के स्पीचेस है। मैं लोगों से कहूँगा कि इम्तियाज़ जलील यूट्यूब के ऊपर टाइप कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा लहजा है करके। लेकिन ये सही बात है कि अभी नया नया पार्लियामेंट हुआ है, हम भी बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे लिए इससे बढ़कर क्या फ़ख्र की बात हो सकती है, जिस इंसान को पूरा मुल्क देखता है ऐसी नज़रों से कि अब वो क्या बोलेंगे, उनके बाजू बैठना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो यकीनन महाराष्ट्र में तो अकेले थे तो बोलते थे, अभी असद साहब बाजू बैठे रहेंगे तो यकीनन और ज़्यादा क़ुव्वत मिलेगी इंशाअल्लाह। अभी 5 साल है, बराबर बोलते रहेंगे। और हम वो जमात नहीं है जो गूंगे और मुक्कों की तरह है करके इंशाअल्लाह। असद भाई ने अपने पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के मौके के ऊपर बोले थे कि मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहा था। अब इंशाअल्लाह वो अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे इम्तियाज़ जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर औरंगाबाद से जीते हैं। तारीख़ रकम हुई है, हौसले बुलंद हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पूरे हिंदुस्तान भर से हमें दावत आ रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बुलाया जा रहा है। औरंगाबाद के रिज़ल्ट ने साबित कर दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पार्टी नहीं है जो मीडिया उसके बारे में पेश करती है। अपनी मकसद के मुताबिक बीजेपी बताती है कि कांग्रेस की भी टीम है, कांग्रेस बताती है बीजेपी की भी टीम है, बल्कि इसकी ज़रूरत है। और नौजवान जो सोशल मीडिया पर वाकई MIM के साथ हैं, जो पुराने लोग हैं वो नहीं हैं, हो सकता है वो बदले ना बदले, लेकिन नौजवान साथ हैं। तो ये थे इम्तियाज़ जलील साहब जिन्हें आपने सुना। मज़ीद गुफ्तगू, मज़ीद बातें हम आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद मासूम के साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी, मिल्लत टाइम्स के लिए। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।